जय हिंद बच्चों, मेरा नाम पुरुषोत्तम कुमार है और आज हम आपको क्या पढ़ाएंगे? नाउन एंड केस। नाउन एंड केस में क्या? पॉजेसिव केस। ठीक है, तो हम क्या पढ़ाएंगे? नाउन एंड केस। नाउन एंड केस में हम पढ़ाएंगे आपको पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस, ठीक है जी। पॉजेसिव केस में हमने पढ़ाया था आपको, क्या पढ़ाया था? पॉजेसिव केस में हमने आपको पढ़ाया था, 6 पॉइंट बताए थे और पॉइंट था हाउ टू फॉर्म द पॉजेसिव केस। हाउ टू फॉर्म द पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस में यह भी बताया था कि इसको जो कॉमा की तरह रहता है, इसको क्या बोलते हैं? एपोस्ट्रोफी। क्या बोलते हैं? एपोस्ट्रोफी। APOSTROPHE, एपोस्ट्रोफी। हम पॉजेसिव केस एपोस्ट्रोफी लगा के या एपोस्ट्रोफी एस लगा के बनाते हैं, ठीक है जी। और इसका मीनिंग क्या होता है? पॉजेसिव केस का जो एपोस्ट्रोफी लगाते हैं, जब फॉर्म करते हैं पॉजेसिव केस को बनाने के लिए, उसका मीनिंग होता है का, के, की। अपने अनुसार आपको ये लगा देना है, मतलब समझ लेना, अंडरस्टूड हो जाना है। का, के, की क्या मीनिंग होता है? का, के और की, ठीक है जी। ये क्लियर हो गया। अब देखिए चैप्टर अब स्टार्ट करते हैं। भूमिका इसकी पॉजेसिव केस की बन गई। 6 पॉइंट आपको बता दिया गया था। अब 7वां पॉइंट क्या चीज का? कि हाउ टू फॉर्म द पॉजेसिव केस। हाउ टू फॉर्म द पॉजेसिव केस। तो शुरू करते हैं। हाउ टू फॉर्म, चैप्टर था हाउ टू फॉर्म द पॉजेसिव केस, ठीक है जी। पॉजेसिव केस शुरू करते हैं। देखो पॉइंट है, 7वां पॉइंट है कि अगर इनिमिनेट थिंग्स व्हेन दे आर पर्सनिफाइड, लिखता हूं मैं। 7वां पॉइंट है इनएनिमेट थिंग्स when they are personified, when they are personified, तो क्या करेंगे? add apostrophe s। क्या? add apostrophe s। अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन मैं आपको समझाता हूं। एकदम आसान है। देखो क्या कह रहा है कि अगर इनएनिमेट थिंग्स हो, जो चेतन वाली चीजें हैं, जो इनएनिमेट थिंग्स हैं, व्हेन दे आर पर्सनिफाइड, जब उसको पर्सनिफाइड कर देंगे, जब उसको हम मानवीकरण कर देंगे या उसका जिस्मानीकरण कर देंगे। समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल के साथ और क्लियर होगा, चिंता ना करो। उसका हम पर्सनिफाइड कर देंगे, उसका मानवीकरण कर देंगे। ऐसे नाउन को जब पॉजेसिव केस हम बनाएंगे तो उसमें ऐड एपोस्ट्रोफी एस करके हम क्या करेंगे? पॉजेसिव केस बनाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूं, नेचर लॉ। अगर मैंने बोला नेचर, NATURE, नेचर, और क्या बोल दिया? लॉ। क्या बोल दिया? नेचर लॉ। मतलब क्या होता है? प्रकृति का नियम। नेचर मतलब प्रकृति और लॉ का मतलब होता है नियम। हमको बताना है कि प्रकृति का नियम है। आपने सुना होगा नेचर लॉ, लेकिन अगर हमको नेचर और लॉ को पॉजेसिव केस बनाना है, नेचर का लॉ अगर हमको ये मीनिंग देना है, मतलब पॉजेसिव केस में बनाना है, तो आपने ये देखा नेचर क्या है? नेचर इनएनिमेट थिंग्स है, ये चेतन वाली चीज है, लेकिन उसका जो नेचर को हम पर्सनिफाइड करना है। पर्सनिफाइड मतलब इसका मानवीकरण कर रहे हैं। अगर जब इसका मानवीकरण कर रहे हैं और इसको पॉजेसिव केस में बनाना है, वी वांट टू मेक द नेचर्स in a possessive case, then you have to add apostrophe s। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? नेचर, NATURE, नेचर, apostrophe s और
लॉ मतलब प्रकृति का नियम। ठीक है जी, पहला एग्जाम्पल इसका क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है। अब सेकेंड एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल है, क्या है, डेथ, DEATH, डेथ। उसके बाद आईसी हैंड, एक अलग से लिख दिया आईसी हैंड। ठीक है, आईसी हैंड्स। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, डेथ हैंड्स का मतलब होता है मौत का बर्फीला हाथ। डेथ का मतलब मौत, आईसी हैंड मतलब बर्फीला हाथ। अब इसका नियम क्या है, इसका नियम नहीं, इसका मीनिंग क्या है डेथ हैंड्स का। इसका मतलब होता है कि मृत्यु किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। मृत्यु किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, चाहे वो राजा हो और चाहे वो सामान्य व्यक्ति हो। उसी के ऊपर इसको बोला गया है डेथ आईसी हैंड। अब इसको देखो, ये क्या है, डेथ क्या है, इनमिनेट थिंग्स है। अब इसको हमने पर्सनिफाइड कर दिया। अगर हमने पर्सनिफाइड करना है तो इसको पॉजेसिव केस में बनाना है, तो इसको बनाने के लिए आपको रूल कहता है, कॉन्सेप्ट कहता है कि ऐड एपोस्ट्रोफी एस। तो इसमें हमने क्या कर दिया, आईसी हैंड्स और डेथ दोनों के बीच में हमने क्या कर दिया, पॉजेशन बनाया, डेथ एपोस्ट्रोफी एस, और आप आगे क्या लिखेंगे, आईसी हैंड्स। ठीक है जी, डेथ आईसी हैंड्स को डेथ आईसी हैंड। ठीक है, इसका मतलब मैंने बताया है, क्या बताया है कि मृत्यु किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, चाहे वो राजा हो और चाहे वो सामान्य व्यक्ति हो। ठीक है, दो एग्जाम्पल दे दिया, अब तीसरा एग्जाम्पल आपको देता हूं। ठीक, अब तीसरा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। तीसरा एग्जाम्पल क्या है, ड्यूटीज कॉल, ड्यूटी और दूसरा है कॉल। ड्यूटी कॉल का मतलब होता है कर्तव्य की पुकार, कर्तव्य की पुकार। देखो ड्यूटी कॉल अभी नहीं है, पॉजेसिव केस में नहीं है ये। जब ये पॉजेशन में, जब ये पॉजेसिव केस में बन जाएगा, जब ये पॉजेसिव केस में बन जाएगा तो इसका मतलब होता है ड्यूटी की कॉल, मतलब ड्यूटी की कॉल मतलब कर्तव्य की पुकार। क्या मतलब, कर्तव्य की पुकार। इसका मतलब होता है जब आप महसूस कर रहे हैं, ड्यूटी कॉल का मतलब क्या होता है, जब आप महसूस कर रहे हो कि हमें कुछ करना चाहिए, जब आप महसूस कर रहे हो कि हमें कुछ करना चाहिए क्योंकि ये हमारी ड्यूटी है, इसका मतलब ये हुआ ड्यूटी कॉल का मतलब। ठीक है, अब ड्यूटी की कॉल, कर्तव्य की पुकार, अगर की का इसमें साउंड चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, पॉसेसिव केस में बनाना पड़ेगा। और ड्यूटी क्या है, इनएनिमेट थिंग्स है, इसको हमने क्या कर दिया, पर्सनिफाइड कर दिया। क्या कर दिया, इसका जिस्मानी रूप दे दिया। क्या कर दिया, इसका हमने जिस्मानी रूप दे दिया या इसका मानवीकरण कर दिया। तो इसको हम पॉसेसिव केस में क्या बनाएंगे, ड्यूटी, DUTY और एपोस्ट्रोफी, क्योंकि ऐड एपोस्ट्रोफी चाहे रूल कहो चाहे कॉन्सेप्ट कहो, ऐड एपोस्ट्रोफी एस। तो ड्यूटी में एपोस्ट्रोफी एस डाल दिया और कॉल लिख दिया, ड्यूटीज कॉल। ठीक है, ये हो गया आपका 7वां टॉपिक इस पे पॉसेसिव केस में कि हाउ टू फॉर्म द पॉसेसिव केस। अब 8वां पॉइंट आपको हम बताते हैं। ठीक है, 8वां पॉइंट हम आपको बताते हैं। ठीक है, 8वां पॉइंट क्या है, 8वां पॉइंट क्या है किसमें, हाउ टू फॉर्म द पॉसेसिव केस, जब कब हम कैसे हम पॉसेसिव केस बनाते हैं। ठीक है, उसका 8वां टॉपिक है कि सिंगुलर नाउन्स डिनोटिंग, क्या मैंने लिखा, सिंगुलर नाउन्स डिनोटिंग टाइम, वेट एंड डिस्टेंस। टाइम, वेट, डिस्टेंस। ठीक है जी, मतलब क्या हुआ कि सिंगुलर नाउन जो सिंगुलर नाउन होते हैं
डिनोटिंग जो डिनोट कर रहा है टाइम को, समय को, वेट को, भार को, डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब जगह को। तो ऐसे सिंगुलर नाउन्स जो डिनोट करते हैं टाइम और वेट और डिस्टेंस को, अगर हम इसको पॉजेसिव केस में बनाना है तो आपको रूल कहो चाहे कॉन्सेप्ट कहो, ऐड एपोस्ट्रोफी एस, आपको एपोस्ट्रोफी एस लगा के इसका पॉजेसिव केस बनाना पड़ेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल दूंगा तो और क्लियर होगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, जैसे मैंने बोला अ डेज वॉक, मैंने बोला पहला एग्जांपल अ डे वर्क। अगर हमें आप देख रहे हो कि सिंगुलर नाउन है डे और डिनोटिंग टाइम, और ये टाइम को क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है डे टाइम को। तो ऐसे नाउन को अगर पॉजेसिव केस में बनाना है, ऐसे नाउन को पॉजेसिव केस में बनाना है, कहना क्या चाहता है, अ डे वॉक, एक दिन का काम, मीनिंग क्या आ रहा है, का एक दिन का काम। तो का को जोड़ने के लिए, का मीनिंग आपको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको पॉजेसिव केस में इसको बनाना पड़ेगा। तो इसको पॉजेसिव केस कैसे बनाएंगे, ऐड एपोस्ट्रोफी एस, किसमें, डे में। क्या लिखूंगा, अ डे और एपोस्ट्रोफी एस डाल के वर्क लिख देंगे। मतलब क्या हुआ, एक दिन का काम। क्या हुआ, एक दिन का काम। अगर मैंने बोला एक मंथ की सैलरी, अगर मैंने बोला अ मंथ, इसको कैपिटल में लेटर में लिख दीजिए, अ मंथ सैलरी। ठीक है जी, SALARY, एक महीने की सैलरी आपको बताना है, एक महीने की सैलरी। अब मंथ सैलरी नहीं कहेंगे, अब मंथ सैलरी कहेंगे, क्योंकि नाउन ये सिंगुलर है मंथ और डिनोट कर रहा है किसको, टाइम को। तो एक मंथ हो गया, मंथ को हम क्या करेंगे, एपोस्ट्रोफी एस डाल के इसको पॉजेशन बनाएंगे, पॉजेसिव केस में बनाएंगे। तो क्या बनाएंगे, अ मंथ्स सैलरी। ठीक, समझ में आ रहा है ना, अ मंथ सैलरी। अब क्या कहा, अब तीसरा एग्जांपल मैंने बोला, एक मीटर की लेंथ। अगर मुझे बोलना है अ मीटर, METRE, अ मीटर, लेंथ LENGTH, क्या ये बता रहा है, ये डिस्टेंस बता रहा है। मीटर क्या है, डिस्टेंस बता रहा है, और ये सिंगुलर है, और इसका मीनिंग ये कहना चाहता है कि एक मीटर की लेंथ, एक मीटर की लेंथ, ये की यहां पे चाहिए, और इस की को बताने के लिए आपको पॉजेसिव केस में इसको लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, अ मीटर्स लेंथ, एक मीटर की लेंथ। ठीक है जी। चौथा एग्जांपल मैंने बोला अ किलोग्राम, क्या, अ किलोग्राम वेट, अ किलोग्राम वेट। आप ये बताना चाहते हो कि 1 किलोग्राम का वेट। ठीक है जी। अगर का साउंड आना है तो आपको पॉजेसिव केस में लिखना पड़ेगा, और किलोग्राम सिंगुलर नाउन है, डिनोट कर रहा है किसको, वेट को। किलोग्राम वेट को डिनोट कर रहा है। अगर वेट को डिनोट कर रहा है, अगर इसको पॉजेसिव केस में लिखना है तो यू हैव टू ऐड एपोस्ट्रोफी एस ऑन किलोग्राम। आप एपोस्ट्रोफी एस करके इसको लिख दोगे। गॉट इट। चलो, ये 8वां टॉपिक आपका क्लियर हो गया। ये अब 9वां टॉपिक हम शुरू करेंगे। ठीक है, 9वां टॉपिक क्या है, किसमें, हाउ टू फॉर्म द पॉजेसिव केस में। 9वां टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा, 9वां टॉपिक है विथ कंपाउंड नाउन्स। क्या है, विथ कंपाउंड नाउन्स। आराम से देखिए, विथ कंपाउंड नाउन्स, कंपाउंड नाउन के साथ ऐड एस
अगर इसको एपोस्ट्रोफी बनाना है, कंपाउंड नाउन को एपोस्ट्रोफी बनाना है, अरे भाई कंपाउंड नाउन मैं पढ़ा चुका हूं, कंपाउंड नाउन मैं पढ़ा चुका हूं। कौन से क्लास में? क्लास नंबर 19 में, 19 में मैं पढ़ा चुका हूं कंपाउंड नाउन, वहां देख लीजिएगा, ठीक है। विथ कंपाउंड नाउन्स, अगर कंपाउंड नाउन के साथ हमें पॉसेसिव केस बनाना है तो क्या करेंगे? ऐड क्या करेंगे? रूल कह रहा है, चाहे कॉन्सेप्ट कह रहा है, ऐड एपोस्ट्रोफी एस किसमें? इन द लास्ट एलिमेंट, इन द लास्ट एलिमेंट, इन द लास्ट एलिमेंट, लास्ट एलिमेंट में आपको एपोस्ट्रोफी एस लगाना पड़ेगा। देखिए अब इसका एग्जांपल सिंपल है, चिंता ना करो। मैंने बोला माय फादर इन लॉ विशेस, मैंने बोला एक एग्जांपल मैंने बोला माय फादर हाइफन, इसको क्या बोलते हैं? हाइफन, बता चुका हूं भाई कंपाउंड नाउन में, वीडियो नंबर 19, क्लास नंबर 19 देख के आ लीजिएगा, ठीक है, देख के आइएगा तो और समझ में आएगा। ये माय फादर हाइफन इन लॉ, माय फादर इन लॉ विशेस, ठीक है, विशेस। अगर मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरे फादर इन लॉ के विशेष आपको ये बताना चाह रहा हूं मैं, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पॉसेसिव केस में लिखना पड़ेगा। माय फादर इन लॉ विशेष नहीं होगा, मेरे फादर इन लॉ के विशेष। समझ में आ रहा है? फादर इन लॉ कंपाउंड नाउन है, कंपाउंड नाउन के लिए रूल क्या कहता है, कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि ऐड एपोस्ट्रोफी एस इन द लास्ट एलिमेंट। जो फादर इन लॉ का लास्ट एलिमेंट है उसमें एपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे। देख लो, ऐड एपोस्ट्रोफी एस, तो इसमें क्या कर देंगे? माय फादर इन लॉज विशेस। ये कंप्लीट। दूसरा एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है कमांडर इन चीफ। क्या बोला मैंने? कमांडर हाइफन इन चीफ, CHIEF, चीफ क्या? ऑर्डर्स, क्या? ऑर्डर्स, ORDERS। मतलब क्या हुआ कि कमांडर इन चीफ की ऑर्डर या कमांडर इन चीफ का ऑर्डर, क्या मीनिंग देना चाहता है? का ऑर्डर। अगर इसको पॉसेसिव केस में लिखेंगे तो ये का साउंड आएगा, और जब ये का साउंड करना है मतलब इसको इनडायरेक्टली मैं ये बताना चाहता हूं कि कमांडर इन चीफ को आपको पॉसेसिव केस में बनाना है। अगर पॉसेसिव केस में बनाना चाहते हो आप तो ये क्या है? कमांडर इन चीफ कंपाउंड नाउन है, और कंपाउंड नाउन को बनाने के लिए पॉसेसिव केस में आपको ऐड एपोस्ट्रोफी एस इन द लास्ट एलिमेंट। इसका लास्ट एलिमेंट है कमांडर इन चीफ। चीफ क्या है? लास्ट एलिमेंट है। इसमें आप एपोस्ट्रोफी और एस करके आप इसको बनाओगे पॉसेसिव केस में। इसका मतलब तब हो जाएगा कि कमांडर इन चीफ का ऑर्डर्स, आदेश। समझ में आ रहा है? ये आपका सेकंड एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल, लास्ट इसका थर्ड एग्जांपल क्या है? मेड सर्वेंट। क्या है? मेड और सर्वेंट के बीच में हाइफन हो गया। मेड सर्वेंट वेज। ठीक है। मेड सर्वेंट का आप ये बताना चाहते हो कि मेड सर्वेंट का वेज या मेड सर्वेंट की वेज। तो अगर मेड सर्वेंट की वेज है तो आपको इसको पॉसेसिव केस में लिखना पड़ेगा। जब आपको पॉसेसिव केस में लिखना है तो मेड सर्वेंट आपका कंपाउंड नाउन है, और कंपाउंड नाउन में
पॉजेसिव केस में बनाने के लिए आपको एट एपोस्ट्रोफी एस लगाना पड़ेगा, किसमें? इन द लास्ट एलिमेंट में। तो मेड सर्वेंट में एपोस्ट्रोफी, देखो ये मेड और सर्वेंट ये लास्ट एलिमेंट है, इसमें एपोस्ट्रोफी करके एस लगा देंगे, एपोस्ट्रोफी एस। तो मेड सर्वेंट्स वेट्स। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं कि ये 9th वाला भी क्लियर हो गया होगा। अब लास्ट 10th चलो, अब लास्ट 10th पॉइंट हम क्लियर करते हैं। 10th पॉइंट क्या है? 10th पॉइंट क्या है? देखो कह रहा है इन आइडियोमेटिक, आराम से देखिए, इन आइडियोमेटिक या इडियोमेटिक, IDIO MATIC, इडियोमेटिक क्या? एक्सप्रेशंस, क्या? एक्सप्रेशंस, EXPRESSIONS। इन इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस आपको इन में, इडियोमेटिक मतलब मुहावरेदार एक्सप्रेशन, अगर अभिव्यक्ति है, अगर मुहावरेदार अभिव्यक्ति है तो उसको पॉजेसिव केस में कैसे लिखते हैं? पॉजेसिव केस में लिखने के लिए क्या करते हैं? यूज एपोस्ट्रोफी एस, इसको एपोस्ट्रोफी एस करके लिखते हैं। एग्जाम्पल से और क्लियर होगा। ठीक है, क्या कह रहा हूं कि मुहावरेदार एक्सप्रेशन में, अभिव्यक्ति में आपको एपोस्ट्रोफी एस लगा के उसका पॉजेसिव केस बनाते हैं। जैसे मैंने बोला एट आर्म लेंथ, क्या मैंने बोला? एग्जाम्पल मैंने बोला एट आर्म लेंथ, LENGTH, इसको हम इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है एट आर्म्स लेंथ, तो इसको एपोस्ट्रोफी करके इसको पोजेशन बना देते हैं। इसका मतलब क्या होता है अब मैं बता रहा हूं। देखो एट आर्म्स लेंथ क्या मतलब होता है? दूर से सलाम करना। क्या मतलब? दूर से सलाम करना। मतलब इसका और व्यापक और अच्छे से डिस्क्राइब करके बता रहा हूं। दूर से सलाम करना एट आर्म्स लेंथ, दूर से सलाम करना मतलब होता है किसी या किसी चीज के बहुत करीब, किसी या किसी चीज के बहुत करीब या मैत्रीपूर्ण होने से बचने के लिए। ठीक है, होने से बचने के लिए मतलब यही होता है इसका, दूर से सलाम करना। और अच्छे से आपको एग्जाम्पल में समझ में आ रहा है। अगर मैंने बोला he has kept his old friends, he has kept his old friends at arm's length। ठीक है जी, मतलब क्या हुआ? इससे क्लियर हो जाएगा, इससे एकदम बेटा जी क्लियर हो जाएगा। He has kept his old friends at arm's length। वह अपने पुराने दोस्तों से दूरी बना रखी है। मैंने नहीं भाई, सेंटेंस है। ठीक है, अब मेरे ऊपर मत सोचने लगना। ठीक है, वह अपने पुराने दोस्तों से दूरी बना रखी है। इसका मतलब ये हुआ एट आर्म्स लेंथ का मतलब ये क्या है? इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, गॉट इट? इससे क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल आपको दिखाते हैं। ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया। अब दूसरा एग्जांपल है फॉर गॉड सेक। बोलते हैं ना फॉर गॉड सेक, क्या बोलते हैं? फॉर FORGOD, फॉर गॉड्स सेक। इसका मतलब क्या होता है? फॉर गॉड सेक इसका मतलब होता है भगवान के लिए। भगवान के लिए, हिंदी पिक्चरों में आपने देखा होगा, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। ठीक है, इसका मतलब होता है भगवान के लिए या भगवान के खातिर, फॉर गॉड सेक, या भगवान के नाम पर, कुछ भी, तीनों में से कोई भी नहीं, समझ लो। ठीक है, देखो फॉर गॉड सेक का मतलब होता है भगवान के लिए या भगवान के खातिर या भगवान के नाम पर। एक से ऊपर एग्जाम्पल देता हूं
उससे आपको समझ में आ जाएगा। ये भी क्या है, इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस है, ठीक है। अगर मैंने बोला फॉर गॉड सेक, अगर मैंने बोला फॉर गॉड सेक प्लीज टेल मी द ट्रूथ, प्लीज टेल मी द ट्रूथ, प्लीज टेल मी द ट्रूथ, ठीक है। मान लो आपके दोस्त ने आपके दूसरे दोस्त से कुछ कह दिया, गलत बात कह दिया और झूठा कहा, तो दूसरा बंदा उससे क्या बोलेगा, फॉर गॉड सेक, भगवान के लिए, प्लीज टेल मी द ट्रूथ। दोनों का पूछा, दोनों दोस्त आ गए, तीनों दोस्त आ गए और एक दूसरे से पूछे भाई ये सही कहा था और वो तो झूठ बोला है कि नहीं, ये तो समझ में आ रहा है। इसमें क्या कहोगे कि फॉर गॉड सेक, भगवान के लिए, प्लीज टेल मी द ट्रूथ, भाई तुम सही बता दो, ठीक है, भगवान के लिए तुम सही बता दो, फॉर गॉड सेक प्लीज टेल मी द ट्रूथ, सच्ची बात बताओ, ठीक है, हमें सच्ची बात बताओ, चाहे मुझे सच्ची बात बताओ, ठीक है। ये हो गया आपका नाउन एंड केस का फंडामेंटल। अब जो अब पढ़ा जाएगा, अभी पूरा फंडामेंटल नाउन एंड केस का मैंने क्लियर कर दिया। अब जो बताऊंगा एकदम टॉप लेवल का, ठीक है। अब इसके बाद जो क्लास आएगा, वो टॉप लेवल का, जो कंपटीशन में ज़्यादातर पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद ये नाउन एंड केस खत्म हो जाएगा, उसके बाद जेंडर पढ़ाया जाएगा, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको अच्छा लग रहा होगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।